वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने चला रखी है, जिसका पार्ट नंबर 9 है ये। जिस बच्चे ने पुराने 8 पार्ट नहीं देखे हैं जाकर के देख लो। सभी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो, सारे क्वेश्चन का रिविजन कर लो, जाकर के देख लेना आज। तो एग्जाम में आपके जो कठिन प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के बन सकते हैं, उनका आज हम देखेंगे। और आपके 5 नंबर तो पक्के होने वाले हैं अगर एक क्लास आपने पूरी एंड तक लास्ट तक देख ली तो। ठीक है, तो बढ़ते हम। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चा नया है यहाँ पर, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ में इस क्लास को ज्वाइन कर लें। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ में हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लिखा गया है यहाँ पर, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट यानी कि आप कर सकते हैं। आप अपना सिलेक्शन नवोदय में श्योर कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप फुल प्रैक्टिस करेंगे मॉडल पेपर्स की, पूरे एग्जाम पेपर की हमारे साथ जुड़ करके, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बढ़ते हम इसी मोटिवेशन के साथ में आज के हमारे क्लास में। पेन पेपर लेके आप रेडी हो जाइए, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले उसका सॉल्यूशन करना है खुद से। वीडियो को रोक करके सॉल्यूशन कर लेना और वीडियो को फिर ध्यान से देखना, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो साथ के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो वीडियो को आप कैसे करोगे? रिपीट करोगे। रिपीट करके देखोगे तो उसमें और भी आपका जो भी डाउट होगा, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, वो क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को ट्राई करो आप। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ के अच्छे से बताता हूँ, और क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है इसमें। देखो, विभाजन के एक प्रश्न में, विभाजन यानी कि भाग वाले क्वेश्चन है। एक प्रश्न में भाजक। भाजक क्या होता है? जिस संख्या का हम भाग देते हैं, भागफल का 3 गुना है। ठीक है, भागफल यानी कि भाग देने के बाद जो संख्या आती है उसका 3 गुना है। तथा शेषफल, शेषफल यानी कि जो नीचे बचता है, का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा, यानी कि डिविडेंड कितना होगा, आपको बताना है। अब क्वेश्चन है इंग्लिश में इस तरफ। इन अ क्वेश्चन ऑफ अ डिवीजन, द डिविजर इज 3 टाइम्स ऑफ द क्वांटेंट एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर एंड द रिमाइंडर इज 2, देन व्हाट विल बी द डिविडेंड। तो अब इस क्वेश्चन केवल खाली समझना है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, ताकि आप क्या करो, जब भी इस क्वेश्चन को करने लगो, इस टाइप के क्वेश्चनों को, तो उस मेथड को यूज कर लो। ठीक है, पर इसका ये होना चाहिए कि आपको भाग आ जाना चाहिए, डिवाइड आपको आना चाहिए। डिवाइड अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, देखो पहले तो आपको ये फॉर्मूला मैं बताता हूँ, भाज्य कैसे निकालते हैं। भाज्य निकालने का मतलब डिविडेंड कैसे निकालते हैं। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, भाजक जो होता है यानी कि डिविजर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम? भागफल से। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करते हैं हम? इसको ब्रैकेट में रख लो आप, और फिर जो भी बचता है लास्ट में शेषफल, उसको हम जोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी के आधार पे होगा, तो आपको यही करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो, इस प्रकार जब आप क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में भाग देते हो तो ये तरीका अपनाते हो। अब इसमें देखो क्या होता है, इस जगह पर जो आता है वो होता है भाजक। ठीक है, यहाँ पर जो आता है वो आता है भागफल। लास्ट में जो बचता है वो हो गया शेषफल नीचे। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए सब चीजें लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको सीधा क्वेश्चन करना है। अब देखो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। विभाजन के एक प्रश्न में, डिविजर के क्वेश्चन में, द डिविजर इज 3 टाइम्स यानी कि भाजक भागफल का 3 गुना है। ये जो भागफल दे रखा है इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो अभी हमको भागफल नहीं पता, तो कोई बात नहीं, इसको यहीं रोक दो आप। भागफल का 3 गुना है यानी कि भागफल से ये कितने ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। मल्टीप्लाई 3 कर लो आप। अगर ये जो भी होगा इसका 3 गुना क्या निकल के आएगा? ये भाजक निकल करके आएगा। ठीक है, तथा शेषफल का 6 गुना है। शेषफल यानी कि ये जो दे रखा है नीचे शेषफल, इसका कितना गुना है? ये 6 गुना है। मतलब गुणा 6 कर दो इसको 6 टाइम है, तो समझ में बात आ गई होगी आपको। आगे देखो क्या लिखा है, तदनुसार यदि शेषफल 2 हो। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर कितना दे रखा है? 2 है। ये जो शेषफल है ये आपके दिया हुआ है कितना? 2। ये कितना है? 2 है। तो उसमें भाज्य कितना होगा, यानी कि ये जो बीच में आता है इसको भाज्य कहते हैं हम। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होती है। तो अब आप ध्यान से समझो आप इस, कि जो भाजक है
वो शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना है, 6 टाइम्स है। ठीक है, तो ये जो 2 है इसका 6 गुना भाजक होगा, तो मल्टीप्लाई आप 6 कर दोगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये 12। भाजक कितना निकल के आएगा, 12। कैसा आया, इस 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 6 से तो भाजक आ गया 6 गुना था, तो कितना आया है, भाजक आ चुका है 12। अब ये जो भाजक 12 है ये 3 टाइम्स है किसका, भागफल का। ये जो 12 है किसका, भाजक 3 टाइम्स है किसका, भागफल का। तो आपको क्या करना है, वापस अगर ये निकालना है भागफल तो आप क्या करोगे, इस 12 में किसका भाग दे दोगे, 3 का। 12 में 3 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ये ऐसे अनु। तो भागफल आपके पास में निकल कर कितना है यहाँ पर, 4। समझ में बात आ गई होगी आपको। शेषफल का 6 गुना भाजक था, तो मल्टीप्लाई हमने 6 कर दिया, और भाजक जो था इस भागफल का 3 टाइम्स था। तो आप देख लो 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12 आएगा। तो ये कैसे निकला, हमने ऐसे भाग दे करके। ठीक है, अब ये जो आपके पास डिटेल आई है इनको इसमें फॉर्मूले में फिट कर दो। भाजक कितना निकल गया आपके पास में, 12। भागफल आया आपके पास में देखो 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 यहाँ पर, ये ब्रैकेट लगा दो, प्लस शेषफल कितना है, 2। 12 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 48, 48 प्लस 2, तो 48 प्लस 2 कितना होता है, 50। तो 50 हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि ये जो बीच वाली संख्या थी ये कितनी थी हमारे पास में, 50 थी। तो अगर इसको आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, 50 में 2 का भाग दे लेना, 4 बार जाएगा और 2 नीचे आपके रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन देखो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपको सभी को, ये समझ में आ गया हो। वीडियो को रिपीट कर लेना, आप नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से वीडियो को 2-3 बार रिपीट करो, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना है आपको। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन ध्यान से देख करके सब बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। क्वेश्चन को पढ़ो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों में 12 के वर्ग के जोड़ में से घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले तो, उसके बाद में करो। द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन subtract from the sum of the square of 11 and squares of 12 make the resulting number a perfect square। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद में क्वेश्चन को समझ के करें। अब देखो इसमें क्या कहा गया है वो पहले आप समझो। वह छोटी से छोटी संख्या, वो क्या है, लिस्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जिससे 11 के वर्ग। तो 11 का वर्ग आपको क्या पता होना चाहिए, 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक के सभी के वर्ग आप याद कर लो, लर्न करके चले जाना एग्जाम में, तो इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और क्या बोला है, तथा 12 के वर्ग, 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग स्क्वायर होता है 144। ठीक है, के जोड़ में से, मतलब इन दोनों का प्लस करने के बाद में कितना आएगा, 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 1 और 1 2। ठीक है, इन दोनों के सम में से, इन दोनों का जो सम किया हमने 265 आया या नहीं, बिल्कुल आ चुका है। अब इसमें से, इसके जोड़ में से घटाई जाने वाली परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें से आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर घटाना है। लिखा गया है यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर आपको घटाना है। तो 265 में ऐसा नंबर आप माइनस करो। ठीक है, ऐसा नंबर माइनस करो कि यहाँ पर जो संख्या मिलने वाली है इस जगह पर वो क्या हो, किसी न किसी का स्क्वायर रूट हो, किसी न किसी की क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो अब ध्यान से आप समझो, अगर आपको आता है तो सीधा आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। देखो ऑप्शन अब आप चेक करके देख लो। ए, अब ए ऑप्शन क्या, हम यहाँ पे 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, आएगा 261, 261 आएगा। तो क्या ये किसी का वर्ग होता है, नहीं होता। अब उसके बाद में 9 आप घटा करके देख लो, 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 15 में से 9 गया तो 6 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2। देखो 256 किसका वर्ग होता है। अब अगर आपको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग पता है तो आपको पता होना चाहिए कि 256 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 256 16 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो सीधा आप यहाँ पे आंसर भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वैसे तो बी आंसर होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में डी ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको डिवाइड मेथड आता है या नहीं, अगर वो मेथड नहीं आता तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट लगेगा, लेकिन उस मेथड को भी आप यहाँ पे साथ के साथ समझ लो। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ उस मेथड को कैसे करना होता है। एक बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ताकि आपको वो मेथड भी हमेशा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो 16 का स्क्वायर है ही सही। अगर आपको 265 लिखो यहाँ पर,
इसके बाद में ये वाला मेथड आपको पता होना चाहिए, डिविजन मेथड। इसमें क्या करोगे, आप पेयर बनाओगे पीछे दो संख्याओं के, और इसका एक पेयर नहीं बनेगा, दो वैसे का वैसे रख लो। अब दो में उस संख्या का भाग दो कि उससे खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद में दो से छोटी रहे। तो यहाँ पर एक का भाग जाएगा, एक यहाँ ऊपर लिखना है, और जितना एक को एक से मल्टीप्लाई करने पे कितना है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर एक, इस प्रकार करना है, ठीक है। अब ऊपर से ये पूरा जोड़ा, पूरा पेयर 65 नीचे लेके आना है इस प्रकार से। आपने ये पढ़ा होगा बचपन में, 4th क्लास में। तो अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई एक, इसको दोबारा यहाँ पर लिखना है और दोनों को जोड़ देना है। एक और एक कितना होता है, दो होता है, या यस या नो, बिल्कुल होता है। अब दो के पीछे, दो के इस जगह पर ऐसी संख्या रखनी है जिसको जो संख्या हमने रखी वही संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 के पीछे मैं यहाँ पे एक बार 6 लिख के देख लेता हूँ इस जगह पर, और जो संख्या मैंने रखी 6 रखी, तो मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूँगा, 6 से। उस संख्या का भाग आप मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 36, 36 आ जाएगा, 3 जाएगा आपके ऊपर। 6 का पारा 2 बार बोलोगे तो 12 और 3 15, ठीक है। तो देखो ये वाली संख्या इसके आसपास आई है, तो 6 बार हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6 बार हमने इसका पहाड़ा बोला तो 6 ऊपर चला जाएगा, और 156 आप यहाँ पे लिख लो। अब कितना बचता है, 15 में से देखो घटाना है, यहाँ पर 15 में से 6 गया तो बचेगा 9, यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा संख्या बची है यही हमारा आंसर होगा, मतलब 9 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 वो संख्या है जिसको हम घटा देंगे तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे इच्छा है कि आप 1 से लेकर 20 तक सारे स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क की मैंने एक क्लास और भी ले रखी है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। उसमें क्या कर रखा है कि जो भी आपके सभी टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने करवा रखे हैं। तो उसमें और अच्छा मेथड आपको बता रखा है, वो भी जाकर आप पूरी देख लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। अब देखो इसमें क्या करना है, किसी काम को 3 व्यक्ति क्रमशः 12 दिन, 20 दिन एवं 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन है 3 men can complete a work in 12, 20 and 24 days. In how many days will all 3 together do that work? मतलब वही वर्क, सेम वर्क कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर के। तो 3 व्यक्ति हम कह सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर ए व्यक्ति है, एक बी है और एक सी है। मैं जिस प्रकार से जमा रहा हूँ सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। ए बी और सी कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं हमने मान लिया। फर्स्ट वाला जो है 12 दिन में करता है, ए कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में, 12 डेज लगाता है, यहाँ पे लिख दो आप दिन। और बी करता है उसको 20 दिन में, लिख दो यहाँ पर। और सी कितने दिन में करता है, 24 दिन में, ठीक है। अब ये आ गया उनके दिन। अब ये तो उनके दिन आए हैं अलग अलग काम करने के। अब साथ में काम करेंगे तो सबके अलग अलग कैपेसिटी, ये 12 दिन में काम करता है, ये 20 में, ये 24 में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला मेथड आप अपनाना। ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड जो बेसिक मेथड होता है वो बहुत लंबा पड़ जाता है, तो उस मेथड को मैं आपको नहीं बता रहा, मैं अच्छा वाला सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ। अब 12, 20 और 24 का आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा एलसीएम। किस लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12, 20 और 24 का एलसीएम किस निकल के आएगा, 12, 20 और 24 का एलसीएम निकालो फटाफट। देखो 2 का टेबल जाएगा 12 में 6 बार, यहाँ पर 10 बार, यहाँ पर 12 बार चला जाएगा। फिर 2 का देखो 3 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार। इसको थोड़ा आप जल्दी कर लेना, 3 बार, 5 बार और फिर 3 बार जाएगा। फिर लास्ट में 3 बार और यहाँ पे देखो 5 जाएगा, और लास्ट में 5 का 1 बार, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करो। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को 3 से करोगे तो 24 आएगा। 24 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आता है, 120 आता है सर। चलो आपको समझ में आ गया होगा 120 आया या नहीं। 120 क्या आ गया, टोटल वर्क आ चुका है, टोटल काम आ गया। अब आपको इनकी निकालनी है क्षमता, यानी कि कैपेसिटी। कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है कि एक ही कैपेसिटी क्या है काम करने की। जैसे आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो, 2 दिन में कर सकते हो, तो वो आपकी कैपेसिटी होती है। तो क्षमता आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। कैसे निकलेगी, इस 12 का भाग देना है आपको 20 में। कितनी बार जाता है, 12 की टेबल 20 में जाएगी 10 बार, तो ए के सामने लिख लो आप 10। 20 का टेबल 20 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा सर, तो इसके सामने लिख लो 6। 24 की टेबल 20 में कितनी बार जाएगी,
120 में जाएगी, सॉरी 120 में कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी सर। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने यहाँ पर। अब आपको क्या निकालना है, एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक साथ मिल रहे हैं मतलब इनकी कैपेसिटी एक साथ जुड़ जाएगी। तो 6 और 10 और 6 16, 16 और 5 कितना होता है 21। 21 क्या है, उनकी कैपेसिटी आ गई। अब आपको दिन निकालना है, तो दिन कैसे निकलेंगे, यहाँ पे देखो दिन निकलेंगे इस प्रकार से। दिन निकलेंगे टोटल वर्क जो भी है, टोटल वर्क में आप इसकी कैपेसिटी का भाग दे लो क्षमता का। टोटल वर्क कितना है हमारे पास में 120 में 21 का भाग दे लो। देखो 21 का पार्ट आपको आता है क्या, 21 की टेबल आती है, तो 21 की टेबल देखो 5 बार बोलेंगे तो कितना आता है 21 5 जा 105 होता है। 5 बार पूरा भाग चला गया और कितना बचा अब आपके पास में 15 बटे हो जाएगा 21। सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में नहीं तो कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ कैसे ऑप्शन में आएगा। देखो अब इसको भी आप काट सकते हो। 3 की टेबल में 15 आते हैं 5 बार में और 3 की टेबल में 21 आते हैं 7 बार में। ठीक है, समझ में बात आई या नहीं। इसको आप लिखोगे 5 सही 5 बटे 7 5 4 5/7 डेज। इतने दिन उनको लगने वाले हैं अगर वो साथ में काम करें तो। समझ में आएगा नहीं मेथड, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ये मेथड आपको सभी क्वेश्चन में लगा देना है इस प्रकार के, कोई पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरा मेथड लगाते हो उससे अच्छा मेरे को लगता है कि ये मेथड आप यूज करें, ताकि आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने में जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, जल्दबाजी से नहीं जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन इसका रिवीजन करना आप दोबारा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो नए नए मेथड में आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दो। जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करो, क्योंकि आपके लिए सभी सारे क्वेश्चन सभी मेथड अच्छे अच्छे निकाल के लाए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करना बनता है और इस क्वेश्चन को करना भी बनता है। करके बताओ क्वेश्चन। 2 ट्रेन विपरीत दिशा में गमन कर रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे जाओगी अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो इस तरफ से आ रही है और एक इस तरफ से आ रही है। ठीक है, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर तथा 150 मीटर है। मतलब ये 100 मीटर की मान लो, ये 150 मीटर की मान लो। क्या ये ट्रेन है, यदि वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो उन दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी। क्वेश्चन लिखा गया है 2 ट्रेन्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस whose length are 100 meter and 120 meter, if they cross each other in 10 seconds, then what will be the speed in kilometer per hour of those two trains। मतलब उन दोनों की आपको क्या निकालनी है, सापेक्ष चाल यानी कि स्पीड निकालनी है। पहले तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो दूरी यहाँ पर क्या होगी, रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है उसी को दूरी माना जाता है। ठीक है, और मैंने ट्रेन समय दूरी चाल वाला का एक क्लास ले रखी है, उस क्लास को जरूर देख लें। तो उसमें पूरा ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है, विपरीत दिशाओं से आने वाली समान दिशाओं में जाने वाली सभी का। तो कैसे निकालती है सापेक्ष चाल, इसमें क्या होता है, रेलगाड़ियों की जो भी लंबाई है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो लंबाई क्या क्या दे रखी है, 100 150, तो आप लिखोगे यहाँ पे 100 प्लस 150, लंबाई आ गई आपके सामने। तो लंबाई क्या होगी यहाँ पे, दूरी इसको माना जाएगा, तो इसको जोड़ लो। 100 और 150 कितने होते हैं, 250 होते हैं मीटर। तो 250 आप क्या लिख दो यहाँ पे मीटर। अब समय आपको दे रखा है यहाँ पर कितना, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में उनका समय है 10 सेकेंड लिख लो। ठीक है, अब देखो 10 से 0 आपकी कट गई, तो कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, इसकी स्पीड आ चुकी है, पर सेकेंड स्पीड आ गई। अब क्या निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो मैंने आपको समझा रखा है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड की तरफ जब हम जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, चाल को 5/18 से। और जब मीटर से किलोमीटर पर आवर की तरफ जाते हैं तब मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, 18/5 से। तो यही चीज हमको यहाँ पर करनी है। 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 18/5 से। 5 की टेबल में 25 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में आते हैं सर। और 18 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है,
तो समय, दूरी और चाल वाली जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी जा करके देखो, एग्जाम के पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उस क्लास को 2 बार रिविजन कर लेना आप, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले बता चुका है, इसलिए थोड़ा मैंने आपको यहाँ पर जल्दी तरीके से बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये लो 5 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, साधारण ब्याज का। तो इसकी भी क्लास मैंने ले रखी है, पुरानी क्लासें भी आप जरूर देखिए ताकि उसमें आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन करना एक बार बहुत जरूरी है, सभी फॉर्मूले वगैरह आपके रिवीजन हो जाएंगे वहाँ पर। क्वेश्चन लिखा गया है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से उससे 3 गुनी होने में कितना समय लगेगा? A sum of money doubles itself in 8 years at the rate of simple interest. Then find the time it will take for the same sum to become thrice at the rate of simple interest. समझ बात आई आपको? क्या करना है इसमें? पहले तो आपको निकालना है एक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो पहले आपको दर निकालनी है और फिर बाद में जो दर आएगी उसकी वजह से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो बाद में समय निकालना है। 2 चीज़ें आपको निकालनी है। फर्स्ट में तो आपको निकालनी है यहाँ पर रेट यानी कि दर निकालनी है। सेकेंड टाइम में आपको निकालना है यहाँ पे समय यानी कि टाइम निकालना है। तो फर्स्ट वाले तरीके को हम करते हैं। देखो कोई राशि है, राशि हमको नहीं पता तो आप P यानी कि मूलधन मान लो 100, ठीक है। नहीं पता तो लिख लो 100। इससे क्या करोगे, और 8 वर्ष में क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, यानी कि अमाउंट क्या बन गया, मिश्रधन कितना बन चुका है, 2 गुना। 2 गुना का मतलब होता है 100 का डबल 200 बन चुका है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा यहाँ पे, साधारण ब्याज मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, यानी कि 200 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ब्याज आएगा आपके 100, ठीक है। अब दर का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यहाँ पे रेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या आता है यहाँ पे P, और गुणा में आ जाता है टाइम। P का मतलब क्या, मूलधन, और T का मतलब टाइम। तो साधारण ब्याज आपके पास में यहाँ कितना है, 100 गुणा 100 बटा P हमने देखो 100 माना था, जो हमने माना वही लिख देंगे हम, और T का मतलब समय तो आपको पता है 8 वर्ष दे रखा है तो 8 लिख दो। ये वाली 0 से ये 0 कट जाएगी तो क्या बचा, 100 बटे 8। अब देखो 4 से काट लो इसको 2 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25 बटे 2 क्या आ गया आपके पास में, प्रतिशत आ गई दर की, ठीक है। दिख रही होगी आप सभी को बच्चों को यहाँ पर 25 बटे 2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोबारा, 25 बटे क्या आ गई आपके 2, परसेंटेज क्या आ गई, दर आ चुकी है। अब इसी दर से आपको क्या करना है, साधारण ब्याज की राशि 3 गुनी हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। तो हम ये वही करेंगे, यहाँ पे P मानेंगे 100 यानी कि मूलधन आपने कितना माना 100, और A यानी कि मिश्रधन हमने माना 300, 3 गुना हो चुका है ना इसलिए। तो साधारण ब्याज किस निकलेगा यहाँ पर, साधारण ब्याज निकलेगा 300 में से 100 घटा दोगे आप तो कितना निकल के आएगा, 200 सर। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक आपको पता है सब कुछ। अब देखो क्या करना है आपको, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला यही होता है सेम, सिंपल इंटरेस्ट में गुणा करते हैं आप 100 को, और नीचे P लिखते हो और यहाँ पे लगा देते हो रेट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया हमारे पास में, साधारण ब्याज 200 आया सर, 200 लिख दो, फिर गुणा 100 कर दो। उसके बाद में नीचे P यानी कि मूलधन कितना माना था हमने, 100 माना था तो 100 लिख दो फिर से, और मल्टीप्लस। देखो रेट कितनी आई है, अब रेट ये लेनी है आपको, ये जो निकाली थी ना आपने 25 बटे 2 परसेंटेज, इसको लिखना है। 25 अपॉन कितना लिखोगे यहाँ पे 2, तो ऐसे 2 जब आता है तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, 100 को तो 100 तो यहीं से काट लो, तो 200 बटे 200 मल्टीप्लाई 2, इसको लिख दिया मैंने ऊपर यहाँ पर, अपॉन में कितना रह गया, केवल 25। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। 100 से 100 काटने के बाद कुछ नहीं बचा। अब देखो इसको क्या करना है, 5 से काट लो, 25 को 5 बार, 20 जाएगा आपकी 4 बार, 40 आ गया। फिर 5 से काट लो, 40 जाएगा 8 बार, 8 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 16 वर्ष, 16 वर्ष 16 ईयर। आंसर आ चुका है हमारा ऑप्शन ए, बी या सी राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस बच्चे को समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दें और एक लाइक कर दें, अपने कमेंट बॉक्स में थंबनेल दबा दें ताकि मुझे पता लग जाए सभी बच्चों के आंसर क्लियर हो गया। और जिस बच्चे के नहीं हुआ आप वीडियो को रिपीट करें, ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले पता है तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ही हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करो, क्योंकि
ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे बिल्कुल, तो ध्यान से सभी क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। वीडियो को जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।